नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेट आज की देखो 22 मई 2026 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जजेस के ओरल रिमार्क्स से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक टिप्पणी कर दी कॉकरोच से संबंधित, जिसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया, खास करके युवा लोगों में। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। 2 डायमेंशंस हैं। एक तो देखो, एक पार्टी का निर्माण हुआ कॉकरोच जनता पार्टी, उसके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर, इतना ज्यादा अट्रैक्शन मिला उस कॉकरोच जनता पार्टी को। और दूसरी तरफ जजेस जो केस की सुनवाई करते वक्त टिप्पणियां कर देते हैं, ऐसी ऐसी उनको शोभा नहीं देता। 2 डायमेंशंस, दोनों को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है आज का, वो लद्दाख से संबंधित है। द हिंदू का आर्टिकल है ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो, लद्दाख को लेकर फिर से बातचीत स्टार्ट हो रही है। लद्दाख की 2 ही डिमांड्स हैं, पहला स्टेटहुड और दूसरा 6 शेड्यूल में डालना। तो फिर से बातचीत स्टार्ट हो रही है और इस आर्टिकल में राइटर स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि लद्दाख की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। फिर तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित। ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगा दिया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन उस बैन का फायदा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और ऑनलाइन गेमिंग जो है वो वैसे का वैसी चल रही है। तो उससे संबंधित ये तीसरा आर्टिकल है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओरल रिमार्क्स एंड इंस्टीट्यूशनल लिमिट्स। सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो, आपको पता है 15 मई 2026 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एक केस की सुनवाई कर रहे थे सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन को लेके। और केस की सुनवाई करते करते उन्होंने ये बोल दिया कि अनएम्प्लॉयड लोग जो किसी प्रोफेशन में नहीं है वो क्या है, वो कॉकरोच की तरह हैं। वो मीडिया बन जाते हैं, सोशल मीडिया में चले जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सभी डायरेक्शन से इंस्टीट्यूशंस पे अटैक स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये टिप्पणी की तो उसके बाद तो देखो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया। सरकार एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रही है, ऊपर से ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको कॉकरोच बोला जा रहा है। ये तो गलत बात है ना। तो पहले मैं यही डायमेंशन कवर कर लेता हूं। जो ये उसके बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। पहले ये डायमेंशन कवर कर लेता हूं, फिर दूसरी डायमेंशन पे आएंगे कि किस प्रकार से जजेस केस के बीच में ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो गलत हैं, जो बहुत लोगों की इंसानियत को तबाह कर देती हैं, डिग्निटी के अगेंस्ट है, नहीं करनी चाहिए। वो दूसरी डायमेंशन है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली डायमेंशन, जब देखो सीजीआई सूर्यकांत ने ये टिप्पणी की ना, उसके बाद तो देखो भाई सोशल मीडिया पे ना लोगों ने मीम स्टार्ट कर दिए कि हम कॉकरोच हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई। अभिजीत दिप के नाम के एक पर्सन थे, जर्मनी के बोस्टन में है। उन्होंने तो एक पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी को ना बहुत ट्रैक्शन मिला। लोग एक प्रकार से जो सिस्टम के अगेंस्ट थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, देखो दिन रात हम खबर पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में 50 आईएएस लोगों ने मिलके जमीन खरीद ली, इनसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज किया, फ्रॉड कर लिया। वो ब्यूरोक्रेट, वो जेई 100 करोड़ के साथ में पकड़ा गया। दिन रात हम ऐसी चीजें देखते हैं और फिर दूसरी तरफ देखते हैं देश की इकोनॉमी का क्या हाल है। गुस्सा आता है, यूथ में गुस्सा है। यूथ जो है वो ना बीजेपी की तरफ है ना कांग्रेस की तरफ है, लेकिन आज का यूथ एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो देश के बारे में सोच रहा है, जो सिस्टम को बदलना चाहता है। ऐसे बहुत सारे युवा लोगों ने ये जो कॉकरोच जनता पार्टी था इसकी तरफ में इसको फॉलो किया, इसकी खबरों को फॉलो करना स्टार्ट किया। क्यों? ये वो लोग थे जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो सिस्टम को बदलना चाहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे तो देखो 4 दिनों के अंदर अंदर कितने सब्सक्राइबर हो गए, 17-18 मिलियन हो गए 4 दिनों के अंदर अंदर। और भाई सरकार ना हमेशा इन चीजों से डर जाती है। तो सरकार ने क्या किया, ट्विटर पे जो अकाउंट था ना कॉकरोच जनता पार्टी का, ट्विटर पे अकाउंट था, उसको बैन कर दिया। ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया आईटी एक्ट का फायदा उठा के। और अब उम्मीद यह भी है कि सरकार इंस्टाग्राम पे भी कॉकरोच जनता पार्टी के पेज को बैन कर देगी। देखो सबसे पहले तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। दिन रात हम पढ़ते हैं किसी को कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की इजाजत है, कुछ भी बोलने की इजाजत है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसा तो बोला नहीं था कि हाँ भाई सड़कों पे आ जाओ, नेपाल की तरह हम भी प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंस करते हैं, उसने ऐसा बोला ही नहीं। फिर सरकार क्यों डर गई?
सरकार इसलिए डरती है कि लोग एकजुट हो गए तो हमारी गद्दी जो है वो हिल जाएगी। समझ रहे हो? तो देखो ये जो युवा लोग हैं ना, जो अपने आप को कॉकरोच बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं देश की तस्वीर बदलनी चाहिए। दिन रात ब्यूरोक्रेट्स करप्शन करते हैं, पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं, वीवीआईपी कल्चर वो बदलना चाहिए। फोकस इकोनॉमी पे होना चाहिए, देश को आगे ले जाने के लिए होना चाहिए, ना कि कास्ट के मुद्दों पे, ना कि धर्म के मुद्दों पे। इन पे फोकस नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बने। अब देखो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वी आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये पॉलिटिकल पार्टी मतलब रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसे ही किसी ने लिख दिया, अभिजीत दीपके ने। ये मूवमेंट नहीं बन सकेगी। मूवमेंट कब बनती है? मूवमेंट देखो तब बनती है जब लोग इकट्ठा होके, कलेक्टिव होके, लोग इकट्ठा होके ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, लोग इकट्ठा होके ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक कॉमन गोल के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये 3-4 चीजें हैं, कलेक्टिव होके, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, कॉमन गोल के लिए लड़ते हैं, प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, तब वो मूवमेंट की शक्ल लेती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अन्ना हजारे मूवमेंट। अन्ना हजारे मूवमेंट में क्या था? लोग इकट्ठा हुए, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इकट्ठा हुए, पूरा इनका ग्रुप था अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, वो बात अलग है, बाद में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आरोप लगे, करप्शन के भी आरोप लगे, वो एक लंबी स्टोरी है, उस पर नहीं जाते हैं। फिलहाल कंसेप्ट समझ रहे हैं, मूवमेंट कब बनती है? कोई लोग इकट्ठा होकर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कॉमन गोल के लिए एफर्ट लगाते हैं। लेकिन यहां पे कोई कॉमन गोल नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी का। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कुछ नहीं है, और एफर्ट भी बस ऐसे ही हैं, सोशल मीडिया पे ही हैं कि हाँ भाई धर्मेंद्र प्रधान जो नीट के जो वो हैं, जिन्होंने मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, नीट पेपर लीक हुआ, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो यूपीएससी के लिए हमारी चीज काम की ये है कि दिस इज नॉट सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट के फीचर्स पे खरी नहीं उतरती है ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, समझ गए? खरा नहीं उतरती है। लेकिन एक चीज साफ है कि देखो विपक्ष जो है वो भी देश के युवा लोगों की इमेजिनेशन नहीं कैप्चर कर पा रहा है। लोग सिस्टम से नाराज हैं लेकिन विपक्ष की तरफ नहीं आना चाहते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से दुखी हैं, वो मतलब पूरे सिस्टम से ही दुखी हैं यूथ जो है, समझ गए? तो देखो सरकार को समय रहते युवा लोगों की एस्पायरेशंस पे ध्यान देना चाहिए, देश को आगे ले जाने पे फोकस करना चाहिए। अदरवाइज देखो दिक्कत हो सकती है, देश का भी नुकसान है कि आप देश का युवा लोगों का पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे हो, कल को इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। वैसे देखो हमारा देश मेच्योर है इन मामलों में, नेपाल जैसा हाल और श्रीलंका जैसा हाल हमारे देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार को भी तो देखो ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये हमने वो वाली डायमेंशन डिस्कस कर ली। अब दूसरे वाली डायमेंशन डिस्कस करते हैं कि जजेस बीच बीच में इस प्रकार की टिप्पणी जो कर देते हैं उससे क्या नुकसान होता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है रेशो डिसाइडेंडी। रेशो डिसाइडेंडी मतलब पूरा केस चल गया, आर्गुमेंट्स हो गए, अब फाइनल जजमेंट देते वक्त जज कोई टिप्पणी करते हैं तो वो फॉर्मल ऑर्डर होता है। जैसे वर्डिक्ट मान लीजिए, आदेश मान लीजिए, वो फॉर्मल टिप्पणी होती है जज की। लेकिन केस की सुनवाई करते वक्त बीच बीच में जज क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ना कुछ रिमार्क दे देते हैं, भाई वो फॉर्मल ऑर्डर नहीं होता, समझ गए? ये सिर्फ ओरल ऑब्जर्वेशन है और इनकी कोई लीगल बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती कि हाँ भाई जज ने केस की सुनवाई करते वक्त बीच में टिप्पणी कर दी। एक सेकेंड, एक हेलो, हाँ जी, हाँ 902 में आ जाइए भैया, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, 902 में आ जाना। ठीक है, ठीक है, सॉरी, अरे वो वाईफाई नहीं चल रहा था ना, उसके रिगार्डिंग था, एक्सट्रीमली सॉरी, एयरप्लेन मोड पे डाल दिया। ठीक है, तो जज जो है वो किस प्रकार से बीच बीच में टिप्पणी कर देते हैं ना केस की सुनवाई करते वक्त, उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तो अब देखो, लेकिन ना जजेस को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई उनके बिहेवियर से ना कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई देश में,
और ये बात तो वैसे साबित हो चुकी है कि केस की सुनवाई करते वक्त कोई कोई बात जज ने बीच में बोल दी तो उसके लीगल वैल्यू नहीं है, ये तो केस में भी साबित हो गई थी। विजय भास्कर केस था 2021 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि सिर्फ लास्ट में जो फॉर्मल ओपिनियन होती है ना, जो केस का वर्डिक्ट देते वक्त जज बोलते हैं, सिर्फ उसी की लीगल वैल्यू है। बाकी बीच में केस चल रहा है तो जब भी बोले उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, समझ गए। तो ये बेंजामिन कार्डोजो, इन्होंने ये ला लेक्चर में 1921 में बोला था, जज को भाई भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, हमेशा प्रिंसिपल्स पे अडिग रहना चाहिए। केस की सुनवाई करते वक्त कभी जज को गुस्सा नहीं आना चाहिए, कुछ भावनाओं में बह के कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो किसी समुदाय को नाराज कर दे, किसी को नाराज कर दे, उस पर कोई विवाद हो जाए। जज को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इवन देखो 1997 में ना सुप्रीम कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट आया, री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, जिसको सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने अडॉप्ट किया 7 मई 1997 को। इसमें भी यही बोला गया था कि जजेस को ना पब्लिक कंट्रोवर्सीज से दूर रहना चाहिए और अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए उनके अंदर। लेकिन देखो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे ना अप्रैल 2021 का केस है सॉरी अप्रैल 2021 में ना मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एक केस की सुनवाई कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ना इलेक्शन करवा रहा था, कोविड-19 का समय था, चारों तरफ में लोगों की डेथ हो रही थी। तो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स पे ना मर्डर के चार्ज लगने चाहिए, इतनी सारी मौतों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट टिप्पणी कर दी थी। तो बाद में ना इलेक्शन कमीशन भागा भागा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि यार मीडिया पे रोक लगाओ, वो इस टिप्पणी को ना दिखाएं जो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने की है। तो ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने 4 चीजें बोली। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस एम.आर. शाह, इन्होंने 4 चीजें बोली कि भाई हम मीडिया पे बैन नहीं लगा सकते। दूसरा, सुनवाई करते वक्त जजेस क्वेश्चन पूछते हैं ना वकीलों से, वो जरूरी है। ये जो मेथड है ना सोक्रेटिक मेथड है। जैसे सोक्रेटिस क्या करते थे, सोक्रेटिस जिन्हें दुनिया का महानतम बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है, वो क्या करते थे, वो देखो क्वेश्चन पूछ पूछ के कंसेप्ट क्लियर किया करते थे। जैसे मैं पूछता हूं महेश से, महेश ये बताओ जस्टिस क्या है। महेश ने कुछ आंसर दिया कि जो जिसकी चीज है उसको लौटा दो, ये जस्टिस है। फिर मैं महेश को उसी के आंसर का फिर से रिप्लाई करूंगा कि महेश एक बात बताओ, कोई बंदा मुझे बंदूक देके गया है, बम देके गया है और अब वो पागल हो गया है, तो क्या मैं ऐसी सिचुएशन में उस पागल बंदे को बंदूक लौटाऊंगा? तो महेश संकट में पड़ जाएगा कि अब क्या रिप्लाई दूं, समझ रहे हो। तो फिर महेश बोलेगा नहीं नहीं सर गलती हो गई, जस्टिस ये नहीं है। महेश बोलेगा जस्टिस ये है कि आप ना दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करो, दुश्मनों के साथ में खराब व्यवहार करो। तो मैं महेश को बोलूंगा चलो तुम्हारा अब डेफिनेशन ये है, दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार, दुश्मनों के साथ खराब। रियल जीवन में तो पता ही नहीं लगता दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। तो महेश फिर संकट में पड़ गया। तो मैं बार बार महेश के आंसर पे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, ये सोक्रेटिस मेथड होता है, समझ रहे हो। क्रॉस क्वेश्चनिंग जिसे कहते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस, बाद में फिर से फॉलो अप, फिर से फॉलो अप। तो इस बेंच ने ये बोला, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने बोला कि भाई क्वेश्चनिंग जरूरी होती है, कई बार आर्गुमेंट के क्लैरिफिकेशन के लिए जरूरी होती है, लॉयर्स की पोजीशन जानने के लिए जरूरी होती है। तो केस की सुनवाई के दौरान हम क्वेश्चनिंग पे रोक नहीं लगा सकते। हाँ इतना जरूर है, लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए। संजीव बनर्जी जो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स पे मर्डर के चार्ज लगने चाहिए, वो इनकी टिप्पणी बहुत इनअप्रोप्रिएट है, हार्श है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर से एक बात बोल दी थी इस बेंच ने कि फॉर्मल ओपिनियन इज इक्वल टू जजमेंट एंड ऑर्डर्स। फॉर्मल ओपिनियन वही है जो लास्ट में जजमेंट आता है, ऑर्डर आता है। बीच में कोई सुनवाई होती है, कुछ जज टिप्पणी कर देते हैं, उसकी कोई फॉर्मल वैल्यू नहीं है, समझ गए। ये बात बोल दी थी। अब राइटर बोलते हैं देखो सोक्रेटिस मेथड का ना बहुत फायदा भी होता है। जैसे एक बात बोली, ये यूएसए के केसेस हैं, इजराइल के केसेस हैं, हमारे लिए केसेस की वैल्यू नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल की वैल्यू है। जैसे ना यूएस का एक केस था जिसमें जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने ना एक बात बोल दी थी, वकील से पूछी थी, आपके हिसाब से स्कूल में
इक्वल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, जज ने पूछ लिया वकील से। तो वकील ने आंसर जो किया वो सिविल राइट्स मूवमेंट का ना एक प्रिंसिपल बन गया। सेम थिंग सेम टाइम सेम प्लेस, ये है इक्वल ट्रीटमेंट इन स्कूल्स। इसराइल की सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जुडिशियल रिफॉर्म से संबंधित। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने एक टिप्पणी कर दी थी कि हमें संस्थान की प्रेस्टीज की चिंता नहीं है, हमें पब्लिक इंटरेस्ट की चिंता है। तो ये भी काफी ज्यादा वायरल हुई, ये भी एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो गया कि संस्थान की प्रतिष्ठा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का इंटरेस्ट। समझ रहे हो। फिर देखो, जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी कर दी थी सेम सेक्स मैरिज के केस में। उन्होंने बोला था मैन और वुमेन का जो कंसेप्ट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और वो सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता, जेनिटल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो उन्होंने ये टिप्पणी कर दी। हालांकि देखो इनकी टिप्पणी की कोई वैल्यू नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने टिप्पणी की फाइनल जजमेंट अगेंस्ट में आया। तो कई बार देखो ये भी होता है कि जज टिप्पणी कुछ कर देते हैं लेकिन जो जजमेंट आता है वो बिल्कुल विरुद्ध आता है। वो साबित भी हो गया सेम सेक्स मैरिज के केस में। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की टिप्पणी के अनुसार तो सेम सेक्स मैरिज अलाउ होनी चाहिए थी, लेकिन फाइनल जजमेंट में माइनॉरिटी ओपिनियन थी इनकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया गया था। तो कुल मिला के देखो यही इंपॉर्टेंट है। बाद में ये सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जज कई बार समझते नहीं है। जैसे जस्टिस BR गवई, इन्होंने ये बोल दिया था कि फ्रीबीज की वजह से ना पैरासाइट्स की एक क्लास पैदा हो रही है। बाद में इन्होंने क्लैरिफाई तो किया लेकिन माफी नहीं मांगी। सेम जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने भी कॉकरोच वर्ड का इस्तेमाल किया, क्लैरिफिकेशन दिया, माफी नहीं मांगी। CGI SA बोबडे, इन्होंने रेप केस की सुनवाई करते हुए एक टिप्पणी की थी। मतलब जो रेप का आरोपी था उससे पूछ लिया था क्या आप लड़की से शादी करोगे। तो इस पे काफी बवाल हो गया था कि ये क्या बात हुई, जो रेप का आरोपी है उसी से पूछा जा रहा है कि तुम लड़की से शादी करोगे। तो ऐसी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, अच्छे कीवर्ड्स हैं। फिर ये क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है आज का प्री का। फिर इसके बाद में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिया। लद्दाख से रिलेटेड केस है, आप सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 239 में बताया गया है यूनियन टेरिटरी एक ऐसा एरिया जो गवर्न किया जाता है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो दो तरह की यूनियन टेरिटरीज होती हैं, एक में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। जैसे हमारे देश में जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा पुडुचेरी है, दिल्ली है, ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास में लेजिस्लेचर है। लेकिन लद्दाख, लक्षद्वीप ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास में लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पे कोई असेंबली नहीं है। तो ये एक मांग लद्दाख के लोगों की ये है कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए, राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी मांग, हमें 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। 6 शेड्यूल का प्रोविजन देखो आर्टिकल 244 में है। जो भी एरिया, 4 राज्यों के कुछ एरियाज 6 शेड्यूल में आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मंत्री मेघा, ये मैंने किसी टाइम में याद किया था जब तैयारी कर रहा था, ऐसे कोड वर्ड से याद नहीं करते, मंत्री मेघा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के कुछ एरियाज 6 शेड्यूल में आते हैं। और 6 शेड्यूल में जो भी एरिया आता है वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, आज़ादी मिलती है उनको लैंड, फॉरेस्ट, कल्चर से रिलेटेड इश्यूज पे कानून बनाने की। तो लद्दाख के लोगों की मांग है हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, हमें 6 शेड्यूल में डाल दो। 2 मांगे हैं, लेकिन देखो काफी समय से उनकी ये मांग चल रही है, सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। अभी ना लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कारगिल और ले, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे लद्दाख में ताकि गवर्नेंस इजी हो जाए, डिसेंट्रलाइजेशन आए। लेकिन लद्दाख के लोगों का कहना है कि भाई नए डिस्ट्रिक्ट बना के क्या करोगे, पावर जनता के हाथ में थोड़ी ना आएगी। बस वहां पे नए DM आ जाएंगे, वो DM अपने सीनियर्स की बात सुनेंगे, वो जनता की बात थोड़ी ना सुनेंगे। लद्दाख की जनता कहती है हमें स्टेटहुड चाहिए विद विधानसभा, और हमें 6 शेड्यूल में डाला जाए ताकि हम अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकें,
ट्राइबल ऑटोनमी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो उन्होंने साफ बोल दिया मोर डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट इजिकल टू मोर डेमोक्रेसी, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया। देखो लद्दाख को स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल में ना शामिल करने के लिए ना क्या आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि भाई लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन ऐसे रहती है, यहाँ इतना बड़ा एरिया है, दो चार लोग यहाँ पे, फिर दो चार लोग यहाँ पे, दो चार लोग यहाँ पे, बहुत सीधी सीधी पॉपुलेशन है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद में इक्का दुक्का लोग रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको अलग से स्टेटहुड या फिर सिक्स शेड्यूल में शामिल किए जाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटी, कि ये लद्दाख का जो रीजन है चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक लगता है, और अगर स्टेटहुड दिया गया तो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, उस सेंसिटिव एरिया को प्रोटेक्ट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, लद्दाख अभी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। स्टेटहुड का दर्जा देंगे तो वो अपना काम चला ही नहीं सकेगा, बल्कि खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास में इतना रेवेन्यू के साधन नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये 3 रीजंस दिए जाते हैं लद्दाख की स्टेटहुड के अगेंस्ट। अब राइटर ने एक कंसेप्ट देते हैं पैटर्नलिस्टिक स्टेट। पैटर्नलिस्टिक स्टेट देखो वो होता है जो ये बोलता है कि हम तुम्हारे माई बाप हैं, हम डिसाइड करेंगे तुम्हारे लिए क्या ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश इंडिया था, वो एक प्रकार से पैटर्नलिस्टिक स्टेट था। वो इंडियंस को बोला करता था तुम बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो, तुम किसी एक चीज को लेकर एकजुट ही नहीं होते, तुम अपने आप को रूल नहीं कर सकते। तो उस समय श्री अरविंदो ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उन्होंने बोला था कि भाई सेल्फ रूल हमारे देश की नेशनल डिग्निटी के लिए जरूरी है। तो राइटर बोलते हैं आजादी के 80 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज है वो सेम है, सेम तरह की लैंग्वेज है। ये बोला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिपेंडेंटली टू व्यू फ्यू टू इंडिपेंडेंट टू सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव एरिया है, आप डिपेंडेंट हो, आप बहुत कम हो स्टेटहुड के लिए। सेम लैंग्वेज राइटर बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया की थी, सेम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। 80 साल बाद सेम कॉलोनियल लॉजिक। अब एक बात बताओ, क्या डेमोक्रेसी के लिए सिटीजन्स को अपनी वर्थ साबित करनी पड़ेगी कि हाँ भाई हम उतने कीमती हैं कि डेमोक्रेसी के लिए काबिल हैं? क्या ये करना पड़ेगा? अब देखो सरकार कहती है हमने 5 राज्य बना दिए। जो मैंने आपको पहले बताया, डीएम जो होते हैं वो टॉप डाउन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। टॉप डाउन पॉलिसी मतलब ऊपर से जो आया बस उसको इंप्लीमेंट कर दिया, अपने सीनियर डिविजनल कमिश्नर्स की बात सुनी। वो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते, समझ गए? वो लैंड, फॉरेस्ट, एनर्जी, इन सब पे कानून नहीं बना सकते। लेजिस्लेचर आएगा, एमएलए चुने जाएंगे, एमएलए जनता के प्रति अकाउंटेबल होंगे, वो लैंड, फॉरेस्ट, एनर्जी पॉलिसी इन सब पे कानून बना सकते हैं, और लोगों की जो आवाज है उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे। तो इसलिए डीएम बनाने से काम नहीं चलेगा, 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, स्टेटहुड चाहिए असेंबली के साथ में। और इवन देखो बीजेपी ने ना 2019 में ये मैनिफेस्टो में डाली थी ये चीज कि हम 6 शेड्यूल का दर्जा दिलवाएंगे लद्दाख को, लेकिन बाद में इलेक्शन जीतने के बाद में भूल गए। यहाँ पे एक एथिकल एंगल भी आता है कि आपने जो चीज मैनिफेस्टो में डलवाई, क्या सोच समझ के नहीं डलवाया था? इलेक्शन जीतने के बाद में आप वो भूल गए उस चीज को, तो मतलब आपने जो वादा किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो अनएथिकल है ना, जीतने के बाद में आप भूल गए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट का ये क्लेम देखो किस प्रकार से 3 जो बातें बोली गई थी ना लद्दाख को स्टेटहुड ना देने के पीछे, बताओ कौन कौन सी? पॉपुलेशन आपकी सीधी सीधी है, स्पेयर्स है। फिर दूसरी चीज, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तीसरा सेंसिटिविटी, मतलब सेंसिटिव एरिया है। राइटर अब तीनों आर्गुमेंट्स को धता बताते हैं, काटते हैं। पहला आर्गुमेंट, भाई अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला था 1987 में, उसका भी बॉर्डर लगता है चाइना के साथ में, इक्वली सेंसिटिव एरिया है, वहां भी पॉपुलेशन काफी स्पेयर्स है, छिदी छिदी है, टेरेन बहुत ज्यादा विशाल है, लेकिन उनको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं था, एक स्ट्रेटेजिक जरूरत थी जिसे पूरा किया गया। तो मतलब वो वाला सेंसिटिविटी वाला एरिया, सेंसिटिविटी वाला पॉइंट यहाँ पे ठीक नहीं बैठता है। जब अरुणाचल प्रदेश को दिया जा सकता है तो लद्दाख को क्यों नहीं? और बल्कि देखो एक चीज आपको बताता हूं, जब पॉलिटिकली एम्पावर किया जाएगा ना वहां के लोगों को, तो बल्कि वो और ज्यादा अपने एरिया की सुरक्षा करेंगे।
जितनी सुरक्षा लोकल लोग कर सकते हैं एरिया की, उतनी तो एक मिलिट्री गैरिसन भी नहीं कर सकता। जब उनको पॉलिटिकली इंपावर किया जाएगा तो वो और ज्यादा बिलोंगिंगनेस फील करेंगे देश के सिस्टम के साथ में, देश की सुरक्षा के लिए। समझ गए। फिर दूसरी पॉपुलेशन की बात करते हैं। नागालैंड को जब स्टेट बनाया गया 1963 में, पॉपुलेशन सिर्फ 3.5 लाख। मिजोरम को 1987 में बनाया गया, पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख। सिक्किम को 1975 में स्टेट का दर्जा दिया गया, पॉपुलेशन सिर्फ 2 लाख। तो इन राज्यों को नहीं बोला गया कि आप बहुत छोटे हो स्टेट बनने के लिए, तो लद्दाख को क्यों बोला जा रहा है? और बात रही कि फंड्स के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, भाई असम का 90% और यूपी बिहार का भी 70 से लेकर 90% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। तो बिहार भी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उनके पास में अपना रेवेन्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। समझ रहे हो? तो भाई यूपी बिहार को तो नहीं बोला जा रहा है कि आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो इसलिए आप स्टेट बनने के काबिल नहीं हो। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि जिस एरिया में फिजिकल सफिशिएंसी है उस वहां पे अलग से राज्य बना दो, नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है। अब एक केस स्टडी दी जाती है, जैसे देखो लद्दाख में ना पंग चंगथंग एक जगह है, 13 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लग रहा है, इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ की है, एनुअल रेवेन्यू आएगा 7,000 करोड़ का। अब वहां पे अगर लेजिस्लेचर होता तो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता, जैसे सोलर और माइनिंग प्रोजेक्ट के टर्म्स क्या है, वहां पे जो हर्डर कम्युनिटी है जो अपने पशुओं को चराती है चंगपा, उसके ग्रेजिंग राइट्स का क्या होगा, इकोलॉजी खराब ना हो, लोकल्स को जॉब मिले, उसके लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं। अगर लेजिस्लेचर हो तो ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाएं, लेकिन अब लेजिस्लेचर ही नहीं है तो कोई इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। समझे? ये फायदा होता है लेजिस्लेचर का। और राइटर लास्ट में कंक्लूजन में एक बात बोलते हैं कि भाई हमारा जो संविधान है ना वो ना बहुत बढ़िया संविधान है। संविधान नई नई चीजें भी इमेजिन कर लेता है देश की डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए। जैसे ये 6 शेड्यूल का प्रोविजन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाद में संविधान के अंदर शामिल की गई देश की डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए। तो लद्दाख की जो चीज है ना वो भी एकोमोडेट की जा सकती है। और देश की ताकत यह है कि अलग अलग सेक्शंस को हम कैसे एकोमोडेट करते हैं। हर जगह हमें यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए, हर जगह हम सबको सेम चीज से हाँकेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ गए? तो देश की जो आत्मा है ना वो डाइवर्सिटी में बसती है, और डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना जरूरी है। यूनिफॉर्मिटी इज नॉट इक्विटी, ये बढ़िया चीज है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ये 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया था 5th एंड 6th शेड्यूल से संबंधित। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट जो लास्ट आर्टिकल है आज का, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ऑनलाइन गेमिंग देखो, सरकार ने ना 2025 में एक कानून बनाया था, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये कानून बनाया गया था और ऑनलाइन गेमिंग पे पूरी तरह से बैन लगा दिया था। वही पैटर्नलिस्टिक स्टेट वाला कंसेप्ट कि स्टेट माई बाप होता है, वो बताएगा कि तुम गलत हो, तुम्हें बचाना है इस चीज से। तो स्टेट ने अपने देश के युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग से बचाने के लिए बैन लगा दिया था ऑनलाइन गेमिंग पे। ये कोर ऑब्जेक्टिव्स थे, देश के युवा लोगों को बचाना, वल्नरेबल लोगों को बचाना, ऑनलाइन गेमिंग के सोशल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से बचाना, रियल मनी गेमिंग रेगुलेट करना और यूजर प्राइवेसी और फाइनेंशियल डेटा को भी दूसरे देशों में जाने से रोकना। ये कोर ऑब्जेक्टिव थे, ये बता के ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगाया गया था। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या वो बैन सफल हुआ? राइटर बोलते हैं नहीं। हमारे देश के डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म बेशक बंद हो गए हों, लेकिन बाहर के जो प्लेटफॉर्म है वो वहां पे हमारे देश के युवा लोग ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जब आप देखो डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगाते हो ना, ये वही बात हो गई, आपने कमरे में किसी चीज को बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो चीज ना आ पाए, लेकिन खिड़कियां 10 खुली हैं।
खिड़कियां 10 खुली हैं, मतलब बाहर के जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो ऑनलाइन गेमिंग करवा रहे हैं ना देश के युवा लोगों से। आप बोलोगे कि सर सरकार कुछ नहीं कर रही है क्या, मतलब विदेशी प्लेटफॉर्म्स अभी भी अलाउ करते हैं कि देश के युवा लोग ऑनलाइन गेमिंग कर सकें, क्या सरकार कुछ नहीं करती? सरकार कुछ कर ही नहीं पाती क्योंकि वो वीपीएन का यूज करते हैं। ये देखो वीपीएन से क्या होता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। मान लो यहां से मैं वीपीएन का यूज करता हूं तो होगा क्या, मेरा जो आईपी एड्रेस है ना इंडिया का वो नहीं शो होगा, किसी यूएसए या किसी तीसरे देश का जो आईपी एड्रेस है ना वो शो होगा। तो वहां पे तो बैन नहीं है ऑनलाइन गेमिंग, तो उनका आईपी एड्रेस शो होगा मेरे मोबाइल में, तो अब तो मैं कुछ भी एक्सेस कर सकता हूं। समझ रहे हो? तो वीपीएन का ये फायदा होता है। तो वीपीएन से बाहर के जो प्लेटफॉर्म हैं वो एक्सेस किए जा सकते हैं। प्रोक्सी सर्वर्स जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी प्रोक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं बाईपास करने के लिए बैन को। और इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स, अब ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना कई बार ऑनलाइन दिखते नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे इनके लिंक मूव हो जाते हैं, तो फिर सरकार इनको पकड़ ही नहीं पाती। जो चीज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे घूम रही है डायरेक्ट इंटरनेट पे दिखती नहीं है तो उसको फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर मिरर साइट्स, सरकार ए नाम का प्लेटफॉर्म बैन करती है, 10 मिनट के अंदर अंदर A1 नाम का प्लेटफॉर्म आ जाता है। तो ये चोर पुलिस का खेल चलता रहता है और जीत हमेशा चोर की होती है क्योंकि वो बहुत फास्ट है। अब देखो जो बैन करने वाला पर्सन है उसको उतना इंसेंटिव नहीं है बैन करने में, लेकिन जो जिसका प्लेटफॉर्म है उसको तो पैसा बन रहा है, वो तुरंत के तुरंत नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। अब सरकार कहती है हमने 8,376 यूआरएल ब्लॉक किए हैं, लेकिन भाई वो चलती रहती हैं मतलब इतने यूआरएल, इतने लिंक, वेबसाइट के लिंक ब्लॉक करने के बावजूद भी ऑनलाइन गेमिंग पे रोक नहीं लगा पाए हैं। रोक देखो यार फिजिकल गुड्स पे ही नहीं लगती, किसी बुक को बैन करो वो भी चोरी छुपे बिकनी स्टार्ट हो जाती है, शराब को बैन करो नकली शराब बिकनी स्टार्ट हो जाती है, और डिजिटल चीज पे तो रोक, उस पे तो बैन लगाना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट असंभव है। फिर सरकार ने ये निर्णय लिया, क्यों? निर्णय अच्छा नहीं था। आज के समय में ऑफशोर यानी विदेशी जो प्लेटफॉर्म्स है ना वो हमारे देश के युवा लोगों से ऑनलाइन गेमिंग करवा रहे हैं। अब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, क्राइम से कमाए जो पैसे हैं वो दिखा दिए जाते हैं कि गेम से जीते हैं, जबकि वो क्राइम से कमाया हुआ पैसा होता है, किडनैपिंग से, इन सब चीज़ों से। टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग मतलब इवन जो टेररिस्ट है वो भी हवाला से पैसा रूट करते हैं, इस रूट के थ्रू, मतलब गेमिंग का पैसा इधर से उधर कर देते हैं और इससे वो टेरर फाइनेंसिंग करवाते हैं। लेकिन कोई ग्रेवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि सरकार कहती है हमने तो बैन किया हुआ है, हम क्या शिकायतें सुने। लेकिन भाई जो विदेशी प्लेटफॉर्म है वो तो करवा ही रहे हैं ना ऑनलाइन गेमिंग, लेकिन जो विक्टिम बन रहे हैं विदेशी प्लेटफॉर्म के उनकी सुनवाई करने का कोई नहीं है। समझ गए? अब राइटर जो है वो शिवा गंगा का एक एग्जाम्पल देते हैं। पुराने जो सिक्के हैं ना उनकी बीडिंग का एक प्लेटफॉर्म चल रहा था, लालच दिया जा रहा था कि ये जो सिक्के हैं बहुत महंगे बिकेंगे, और लोग बोली लगा रहे थे पुराने सिक्कों पे। बाद में पैसा पता लगा वो प्लेटफॉर्म फर्जी था, और जो भी ये वो प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहा था वो पैसा लेके भाग गया, और म्यूल अकाउंट्स का यूज किया गया। म्यूल अकाउंट्स मतलब ऐसे अनपढ़ लोग नहीं होते जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बस उनके सिग्नेचर ले लिया, आधार कार्ड ले लिया और उनके नाम पे अकाउंट खोल दिया, उनको पता ही नहीं है कि हमारे नाम पे किसी ने बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है। तो ऐसे बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है पैसों को इधर से उधर भेजने के लिए। तो ये ऑनलाइन कोइन का जो बीडिंग स्कैम था उसने म्यूल अकाउंट्स का यूज किया और पैसा लेके भाग गए। समझ गए? ये ऑनलाइन गेमिंग की तरह था। फिर राइटर बोलते हैं देखो यूएई और श्रीलंका का मॉडल देखो। यूएई में ना पहले बैन था ऑनलाइन गेमिंग पे, लेकिन 2023 में ना वो स्ट्रिक्ट फेडरल लाइसेंसिंग मॉडल पे आ गए कि लाइसेंस जिनको देंगे वो ऑपरेट कर सकते हैं। अब इनसे फायदा हुआ। इवन श्रीलंका में भी एक सेंट्रलाइज्ड गैम्बलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है। वो क्या करता है, वो ना ऑफशोर एक्टिविटी को यानी विदेशी प्लेटफॉर्म्स को भी लाइसेंस देके रेगुलेट करना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसा करके ना आप लिमिट लगा सकते हो कि एक ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाला यूथ कितना पैसा डिपॉजिट करवा सकता है, ये टर्म्स हैं ताकि विक्टिम ना बने युवा लोग। समझ रहे हो?
लेकिन सरकार ने पूरा बैन लगा रखा है। जब कोई चीज पूरा बैन लग जाती है ना, फिर उससे बल्कि नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो वे फॉरवर्ड में राइटर यही बोलते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप गेम खिलवाओ, ब्लैंकेट बैन रिमूव करो, टेस्टेड रेगुलेटेड डोमेस्टिक फ्रेमवर्क लेके आओ, लाइसेंस के साथ में, प्रॉपर रेगुलेशन के साथ में उनको अलाउ करो। सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट कोई बॉर्डर नहीं देखता। और टैक्सेशन लगाओ अच्छा खासा इन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करो आप अवेयरनेस फैलाने के लिए, उस टैक्स के पैसे का यूज करो बढ़िया रेगुलेशन के लिए। तो ये काम सरकार को करने चाहिए। ये कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो, पैटर्नलिस्टिक बैन्स, ऑफशोर इवेजन टैक्टिक्स, ये सब। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन प्री का जो आपको अटेम्प्ट करना है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये 2021 में पीवाईक्यू यूपीएससी ने पूछा था, वहां पे इस आर्टिकल का यूज हो सकता है। ये 2020 का पीवाईक्यू है, जहां पे आज के आर्टिकल के पॉइंट यूज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, तीसरा आज का मेंस का। और कुछ लोग पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड की जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं, कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।